हितेंद्र, देखिए अब से कुछ ही देर में बीजेपी की मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। हितेंद्र, किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है और इसी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया था कि 28 से 29 तारीख को पहली सूची जारी हो जाएगी। तो ऐसे में आज 29 तारीख है और अब ये बैठक भी हो रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है। इस बैठक के लिए तमाम जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो पहुंचे हुए हैं। प्रदेश बीजेपी की तरफ से सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो जैसे ही ये बैठक शुरू होगी उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अपडेट्स सामने आते हैं, क्योंकि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर के मंथन होना है। कई बड़े फैसले जो हैं वो इस बैठक में लिए जाने हैं, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि जो बड़े परिवार हैं, राजनीतिक परिवार, जो अपने अपने परिजनों के लिए पिछले काफ़ी समय से टिकट की मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में एक पॉलिसी थी कि परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अभी तक ऐसे परिवारों को, ऐसे परिवार के लोगों को जो टिकट नहीं मिली है, तो इस बार संभावनाएं हैं कि उन परिवार के लोगों को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हरियाणा में ये प्रयोग होगा और क्योंकि हैट्रिक की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो ये भी बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। और तमाम जो सांसदों को भी, कई ऐसे सांसदों पर भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दी जा सकती है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में किसी भी तरह का दांव जो है वो बड़े नेताओं पर बीजेपी की तरफ से लगाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे सांसद भी हो सकते हैं जो बीजेपी के सांसद हाल ही में चुने गए या राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से एक या दो सांसदों को या ज्यादा सांसदों को भी टिकट देने की संभावनाएं जो है वो बताई जा रही हैं कि उन पर भी, उनके नाम पर भी विचार होगा। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और न इस तरह की कोई जानकारी कि ये होगा ही, लेकिन विचार जरूर किया जा रहा है। पैनल में ऐसे कई सांसदों के नाम बताए जा रहे हैं अलग अलग सीट पर कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उसमें पूर्व सांसदों के भी नाम हैं जो विधानसभा, जो लोकसभा चुनाव अभी कुछ समय पहले लड़े हैं, उनके भी नाम बताए जा रहे हैं कि अलग अलग सीटों पर पैनल में हैं। तो ऐसे में बड़े चेहरों पर मंथन होगा, बड़े चेहरों पर चर्चा होगी, परिवार के सदस्यों पर भी चर्चा होगी। अलग अलग जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनमें जो परिवार वालों के लिए टिकट मांग रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी। और जैसे ही ये बैठक खत्म होती है तो इस बैठक के बाद एक पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की किसी भी वक्त जारी हो सकती है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले नाम होंगे। क्योंकि अगर किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट देती है बीजेपी, हरियाणा में किसी भी बड़े राजनीतिक परिवार को, किसी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के परिवारजनों को अगर टिकट मिलता है तो अपने आप में वो भी एक बड़ी बात होगी। और अगर सांसदों को या केंद्रीय मंत्रियों में से किसी को चुनाव में मैदान में उतारा जाता है तो वो भी अपने आप में बड़ी बात होगी। और जो चर्चाएं चल रही हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी, क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो वो करनाल से विधायक हैं, उपचुनाव में जीते थे, लेकिन अगर उनकी भी टिकट बदले जाने की जिस तरह की, उस पर भी चर्चा होगी, गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या उनकी सीट बदली जाए या नहीं बदली जाए। तो इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा अब इस थोड़ी ही देर में इस बैठक में होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तो मौजूद रहेंगे ही। तो इस तरह से ये जो बैठक होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में उन तमाम सीटों पर चर्चा होगी। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो पैनल तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से, हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की तरफ से एक बैठक की गई थी गुरुग्राम में, 2 दिवसीय बैठक चली, उसके बाद छोटी टोली की बैठक हुई, उसके बाद और भी कई बैठकें हो चुकी हैं। सुबह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर वो बैठक हुई थी, उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जिनको बीजेपी का चाणक्य भी माना जाता है। तो ऐसे में तमाम लेवल पर, हर स्तर पर बीजेपी लगातार मेगा मंथन कर रही है। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती और बीजेपी एक एक कदम जो रखेगी वो बड़ी सोच समझ करके रखेगी और इसीलिए जो बीजेपी की तरफ से पैरामीटर सेट किए गए हैं विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने को लेकर के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू इस बार रहेगा वो होगा जिताऊ के
कैंडिडेट का। अगर कोई भी उम्मीदवार किसी भी सीट पर जीतने की क्षमता सबसे ज्यादा रखता होगा तो चाहे उसकी उम्र ज्यादा है, उस पर भी थोड़ी बहुत ढील दिए जाने की संभावनाएं हैं, चाहे वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखता है, चाहे वो सांसद है, मंत्री है, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी कि उनको भी विधानसभा चुनाव में टिकट दी जा सकती है, विधानसभा के चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है, बशर्ते वो जो चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित हों और बीजेपी के साथ जिस तरह से मजबूती के साथ जुड़े हुए हों और कई सीटों पर उनका प्रभाव रहने वाला हो। इस तरह की चीज़ों का भी महत्व जो है वो देखा जाएगा और इसीलिए बीजेपी में ये मेगा मंथन चल रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले और हरियाणा प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद कई बैठकें अब तक भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी हैं, जिसमें छोटी टोली की बैठक भी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई एक बैठक भी है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जो प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं उनके आवास पर भी कई बैठकें हो चुकी हैं। तो ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर के एक एक सीट पर जितने भी पैनल में जो प्रबल दावेदार हैं उन पर बारी बारी से चर्चा की जा रही है और कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा जिताऊ होगा और सबसे ज्यादा प्रभावी साबित होगा, उनके तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्ट हो जाता है, सत्ता विरोधी लहर एक फैक्ट हो जाता है चुनाव में जीत के लिए, तो सत्ता विरोधी लहर का असर कम से कम हो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं या मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है या जिनसे जनता में नाराजगी है, ऐसे नेताओं को भी दरकिनार करने का प्रयास जो है वो किया जा सकता है। ऐसे नेताओं के टिकट कटना भी लगभग तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जितने बीजेपी के विधायक हैं 41 विधायकों में से माना जा रहा है कि 15 से भी ज्यादा जो सदस्य हैं विधानसभा के वर्तमान में उनकी टिकट काटी जा सकती है। तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी साधना, क्योंकि लगातार मंथन किया जा रहा है, मेगा मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार बैठकें हो चुकी हैं और अब फाइनल जो एक मोहर लगाई जानी है वो इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जानी है। इसीलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक जितने भी पैनल में नाम होंगे हर एक सीट पर 2 से 5 तक नाम जो है वो माने जा रहे हैं और इसीलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में फाइनल हो जाएगा कि किस सीट से कौन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल हितेंद्र, चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है कि कई विधायकों की यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की टिकट जो है वो कट सकती है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी सांसदों को भी टिकट दे सकती है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, अभी तक तमाम चर्चाएं हैं साधना, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव का न सिर्फ हरियाणा पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ने वाला है। जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा है कि जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहा है भारतीय जनता पार्टी के वो बिल्कुल अनुकूल नहीं माना जा रहा है हरियाणा में, और इसीलिए हरियाणा में बीजेपी के लिए नाक का सवाल ये चुनाव जो है वो बना हुआ है और बीजेपी किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतना चाहेगी, चाहे वो सांसद पर दांव लगाना पड़े या एक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, 2 केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर और राविंद्रजीत सिंह, अगर उनको भी चुनाव में उतारा जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इन बड़े नेताओं पर, इन वरिष्ठ नेताओं पर भी दांव लगाया जा सकता है और बाकी जो सांसद या पूर्व सांसद या जो चुनाव में लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल नहीं कर पाए, बड़े कद के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन पर दांव लगाना भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो अलग अलग क्षेत्रों से चुनावी मैदान में चुनावी दंगल में उतरें और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित अगर किसी सीट पर होती है किसी भी उम्मीदवार को उतारने से, तो और उसमें पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बीजेपी की सरकार अगर प्रदेश में बनाई जा सकती है इस तरीके से दांव लगा करके, तो उस पर भी विचार जरूर किया जाता है और विचार विमर्श इसीलिए किया जाता है साधना के तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा सके। जो भी सांसद हैं या जो मंत्री हैं या जो बड़े नेता हैं उन पर अगर दांव लगा करके जीत हासिल की जा सकती है, तो इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा जो है वो की जाती है और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाता है कि किसी भी सीट पर अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सीट पर अगर जीत बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन वहां पर अगर केंद्रीय राज्य मंत्री को या केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, वो वहां से वो सीट निकालने में कामयाब होता है, तो और बीजेपी को, क्योंकि पिछली बार की अगर साल 2019 की स्थिति की बात करें तो काफी कम सीटें जो है वो
रह गई थी, पूर्ण बहुमत में नहीं बीजेपी आ पाई थी, 4 से 5 सीटों की कमी बीजेपी के लिए रह गई थी। तो ऐसे में इस बार कोई इस तरह की स्थिति ना बने, उसके लिए भरसक प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इसीलिए विचार विमर्श जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया कि चुनाव समिति की बैठक हुई थी गुरुग्राम में 2 दिवसीय, उसके बाद तुरंत दिल्ली में छोटी टोली की बैठक हमने देखा कि वहां पर छोटी जब टोली की प्रदेश बैठक प्रभारी सतीश पूनिया से अपराजिता श्री ने दिल्ली से जो हमारे सहयोगी उन्होंने बात की, तो उनका ये कहना था कि महिलाओं और युवाओं पर भी फोकस रह सकता है। बिल्कुल साधना, क्योंकि महिलाओं और युवाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही है कि युवाओं का भविष्य बनाने का काम बीजेपी सरकार में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास किया गया लोकसभा में, सदन में, हालांकि वो अभी प्रभावी नहीं हुआ है, प्रभावी होगा इससे भी अगले चुनाव के बाद। लेकिन इस चुनाव में भी इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। युवाओं पर भी दांव लगाया जाएगा, कुछ युवा चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू रहेगा साधना वो यही रहने वाला है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में कोई जिताऊ कैंडिडेट है और किसी बड़े नेता का बेटा है या बेटी है और वो जीतने की क्षमता रखता है तो उस पर जरूर दांव लगाया जा सकता है और उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी ये जो है इस बात की शाबाशी खुद को देती हुई नजर आएगी कि हमने युवा पर, हमने महिलाओं पर दांव लगाया है, हमने युवाओं को, महिलाओं को टिकट दी है। इस तरह की तमाम मुद्दे जो है वो चुनाव में वोटिंग से पहले जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चुनाव में एक एक बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर युवाओं को नाराज कर देती है कोई भी पार्टी तो युवाओं का वोट दूसरे खेमे में जाता हुआ नजर आ सकता है। और इसी तरह से महिलाओं के लिए हालांकि कई बड़े फैसले जो है वो पिछले दिनों बीजेपी की सरकार ने प्रदेश में लिए हैं और केंद्र सरकार ने भी महिलाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक बिल पास किया, उसके अलावा और भी कई जो बड़े फैसले लिए गए हैं, तो उनका असर जरूर चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और हर वर्ग को साधने का प्रयास हर पार्टी करती है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी हर वर्ग को साधने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जिताऊ उम्मीदवार हो और जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट देने के लिए विचार विमर्श जो है लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और अब अंतिम फैसला इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री का इंतजार अब किया जा रहा है। पीएम मोदी जैसे ही इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे तो वैसे ही ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में एक एक करके एक एक सीट पर 90 की 90 सीटों पर चर्चा होगी और इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल जो मोहर है वो लगाने का काम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरा होमवर्क कर लिया गया है केंद्रीय नेताओं की तरफ से भी और प्रदेश के नेताओं ने तो कर ही लिया है। प्रदेश के नेता तो लगातार चुनाव पर मंथन कर ही रहे हैं, उम्मीदवारों पर लगातार मंथन किया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय नेताओं की अगर बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी पूरी तरह से नजर हरियाणा के चुनाव पर बनी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, क्योंकि एनडीए की सरकार बनी है। इस बार केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं बनी है, तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह से ये चाहेगी कि जो अब विधानसभा चुनाव आगे आने वाले राज्यों में होने वाले हैं उसमें कम से कम हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं वहां पर बीजेपी अपना परचम फहरा सके, बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर सके और एक बाउंस बैक के रूप में इसे दिखाया जा सके राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी अब काफी दबाव में है, काफी प्रेशर में इस बात को लेकर के, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में नहीं बनी और ऐसे में उन्हें अपनी जो पीएम मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठे, उसके बाद कि पीएम मोदी की क्या लोकप्रियता घट गई है, इस तरह की जो सवाल उठने शुरू हुए, क्या केंद्र में अब कमजोर सरकार है क्योंकि गठबंधन जरूरी है अब केंद्र में, तो इस तरह के जो सवाल उठे उनसे ताकि बचा जा सके। इस तरह की जो एक तरह से जो साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस बने हैं बीजेपी के लिए उनसे कहीं ना कहीं बाउंस बैक किया जा सके, उनसे उभरा जा सके। इसके लिए हरियाणा जैसे चुनाव, जम्मू कश्मीर जैसे चुनाव में बीजेपी के लिए जीत करना बेहद जरूरी है और इससे क्योंकि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं बल मिल रहा है, एनडीए जिस तरह से केंद्र में एनडीए को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम इंडिया गठबंधन ने किया। ये इस तरह की सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूती मिली है और उसी का असर इन चुनावों में देखने को मिल सकता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए उसका असर। इसीलिए बीजेपी पूरी तरह से भरसक प्रयास ये कर रही है कि जिताऊ कैंडिडेट को उतारा जाए और चुनाव में जीत हासिल की जा सके। इसीलिए इतना ज्यादा मंथन उम्मीदवारों पर किया जा रहा है, क्योंकि इस बार
बार बीजेपी के सिंबल पर, पीएम मोदी के चेहरे पर वोट ना मांगते हुए बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर काम किया जा सके, क्षेत्रीय स्तर पर इतने मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जा सके ताकि उनका भी असर देखने को मिले और वो अपने दम पर भी जीत करके आए। बीजेपी का जो है एक मजबूती भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिले विधानसभा चुनाव में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस भी तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का जो मंथन है वो लगातार किया जा रहा है, टिकटों पर मंथन किया जा रहा है। आज ही जैसे दीपक बाबरिया की तरफ से भी एक बयान सामने आया कि 25 से 30 सीटों पर हमारी बात बन गई है, बाकी जो सीटें बची हैं उन पर कल बात बन जाएगी। यानी कि अब कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चुनावी मोड में नजर आ रही है। क्या सिर्फ इसलिए कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी इसलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कांग्रेस भी? देखिए साधना, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हरियाणा में अच्छा खासा जनाधार है। बीजेपी की सरकार साल 2014 में बनी थी, पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बीजेपी की साल 2014 में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में देखने को मिलता रहा है और लगातार 10 साल तक सरकार कांग्रेस की ही रही है। तो ऐसे में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एक तरह से बाट जो रही है और इंतजार में है कि कब सत्ता में वापसी हो कांग्रेस की। और इस बार क्योंकि लोकसभा चुनाव में 50-50 का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिला, तो ऐसे में कांग्रेस उत्साहित है, कांग्रेस में एक जोश है, एनर्जी है और उसी जोश के बलबूते पर तब से ही, जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया उसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से भी काफी आक्रामक तरीके से अपनी चुनावी तैयारियां शुरू की गई। पहले हिसाब मांगे अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया गया। 15 महत्वपूर्ण सवाल सरकार से पूछे गए। उसके बाद ये यात्रा लगातार चलती रही और अलग अलग कार्यक्रम भी चलते रहे। और अब चुनाव का क्योंकि ऐलान हो चुका है, चुनाव में वोटिंग में महज 1 महीना बाकी है, 1 महीने के बाद वोटिंग प्रदेश में होनी है, तो ऐसे में चुनाव की तैयारियां लगातार सभी दलों की तरफ से की जा रही है। और क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला इस बार माना जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के भी, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों पर इसी तरह से मंथन किया जा रहा है। जो लोकसभा चुनाव में जिस रणनीति के तहत कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरी थी, उसी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में भी जाना चाहती है और पूरी उम्मीद है कांग्रेस को कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि लोगों में भी जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, लोगों में, प्रदेश की जनता में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है। सियासी गलियारों में इसी तरह की चर्चाएं हैं कि मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही देखने को मिलेगा। कुछ सीटों पर ऐसा होगा कि निर्दलीय या फिर जो क्षेत्रीय दल हैं वहां पर कुछ थोड़ा बहुत असर उनका देखने को मिल सकता है। अदरवाइज पूरे के पूरे प्रदेश में सभी 90 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में मुख्य मुकाबला होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी अपने उन्हीं टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों पर चर्चा कर रही है। प्रबल जो दावेदार हैं, जो जीतने में सक्षम हो सकते हैं किसी भी सीट को, उन्हीं को सियासी मैदान में, उन्हीं को चुनावी दंगल में उतारने पर विचार विमर्श कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। और इस बार कांग्रेस की तरफ से भी मेगा मंथन किया जा रहा है और इसीलिए मेगा मंथन किया जा रहा है क्योंकि सत्ता में वापसी कांग्रेस भी करना चाहती है और बीजेपी अब तक जिस रणनीति पर चलते हुए 10 साल तक सत्ता में बनी रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं काट करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है और उसी आधार पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे, वैसे ही अब विधानसभा चुनाव में भी उतारने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल हितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहने के लिए भी और नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।